हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 9। आज हमको पढ़ना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होती है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं डोमेन क्लास। बेटा, ये जो टॉपिक है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, जनरली बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है ना। अब वो क्या कंफ्यूजन रहता है वो हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम जनरल टर्म्स है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स है। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये टर्म है x प्लस वाई रेस्ट पावर n। तो हम क्या लिखेंगे, एन सी जीरो वाई रेस्ट पावर n, एन सी वन एक्स वाई एन माइनस वन, एन सी टू एक्स टू और वाई एन माइनस टू एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये लिखा। अब हमसे पूछा जाएगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब है कि यहाँ पर मान लो 15 टर्म है, 10 टर्म है, तो उसमें से सबसे बड़ी टर्म की वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकली टर्म बताना है, नंबर बताना है, मतलब कौन सा सबसे बड़ा नंबर है न्यूमेरिकली। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर -25 लिखा है और यहाँ पर कहीं पर +20 लिखा हुआ है, तो साइन नेगेटिव लगा है, लेकिन न्यूमेरिकली नंबर कौन सा बड़ा है, 25। तो हमें यहाँ पर न्यूमेरिकली नंबर देखना है, इससे मतलब नहीं है कि नेगेटिव लगा है, इसलिए यहाँ पर लिखा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म लिखा है तो जनरली बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि सर, जब हमने मिडिल टर्म पढ़ा था तब हम बात करते थे कि ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है, जो भी मिडिल टर्म होगी वही हमेशा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा, है ना। तो फिर हमें इसको निकालने की क्या जरूरत पड़ रही है। देखिए, आप टर्म को समझिए। उसमें आपसे कहा गया था कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मिडिल टर्म जो निकलती है तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म की। और आसानी से समझने के लिए मान लो कि आपने कोई मिडिल टर्म निकाली और उसमें ऐसा कुछ आया कि 15c7x रेस्ट पावर 4, ये आपके पास मिडिल टर्म आई। ये आपके पास x रेस्ट पावर 4 पे मिडिल टर्म आई। ठीक है ना। तो उसका ये जो कोफिशिएंट होगा, ये जो कोफिशिएंट होगा, ये जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट होगा, है ना। अगर बच्चे आप लोगों ने मिडिल टर्म वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसमें लेक्चर देखें मिडिल टर्म का। इससे पहले 5th या 6th लेक्चर है, आप उसको देखें, आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो हाईएस्ट होता है, ग्रेटेस्ट होता है। लेकिन हमसे अब पूछा गया है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताएं। तो टर्म में क्या होगा बेटा, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल की भी वैल्यू आपको दी जाएगी। आपको वेरिएबल आना ही नहीं है, न्यूमेरिकली टर्म में वैल्यू नहीं लाना है। मतलब x की कुछ वैल्यू दी जाएगी, वो बोलेंगे x की वैल्यू मान लो 1/3 है, तो आपको इस 1/3 को यहाँ पर रखना है और फिर आप सॉल्व करके बताएंगे कि वैल्यू क्या है। तो ये बात ध्यान रखें कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में आपको x वेरिएबल की भी वैल्यू दी जाएगी और हमें आपको पूरी टर्म की वैल्यू निकालना है, सिर्फ कोफिशिएंट नहीं निकालना, पूरी टर्म की वैल्यू निकालना। ठीक है, चलिए। तो क्या करेंगे इसको। देखिए, इसके लिए पहले एक फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला बनता है, वो बनता है n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ आपको अगर ये फॉर्मूला आता है तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर आपको n पता रहेगा, r तो हमको फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसमें भी आएगा NCR, यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ y बाय x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको r को छोड़कर सारी वैल्यू पता रहेगी, तो यहाँ से हम r निकाल लेंगे, वही हमारी टर्म हो जाएगी। तो ये आया कैसे फॉर्मूला, अभी हमको बात करना है कि फॉर्मूला कैसे आया। तो हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूले की शुरुआत कैसे हुई और आया कैसे। कंसेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। देखिए, रटने तो मैथमेटिक्स में कुछ भी मजा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे, यहाँ पर कुछ लिखा मैंने 5 लिखा, यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर और कुछ लिखा। ठीक है, ये कुछ टर्म लिख रहा हूं मैं। क्या लिख रहा हूं मैं, कुछ टर्म लिख रहा हूं। अब अभी आप ये समझ लो कि सर ये क्यों लिखा, वो सब कुछ भी लिखा है मैंने, है ना। इधर कुछ भी, इधर नंबर कुछ भी होगा वो 7 से छोटा होगा, इधर कुछ भी होगा वो भी 7 से छोटा होगा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने एक टर्म निकाले जिसका हाईएस्ट नंबर जो है वो 7 है, मतलब ये हाईएस्ट है। भाई, ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो ग्रेटेस्ट टर्म कुछ एक या दो ही होगी, तो ये ग्रेटेस्ट टर्म है। तो इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ TR+1। क्या मान लेता हूँ, TR+। अब TR+1 क्यों माना, अगर ये ऐसा दिमाग में आ रहा है कि TR+1 क्यों आना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप TR मान लो, आप TR मान लो, TR-1 मान लो, कुछ भी मान लो।
लेकिन हम आसानी से उसको समझ में आ जाए इसलिए हम मानते हैं, क्योंकि जनरल हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो TR+1 ही तो लगाते हैं, तो R+1 ही है। अगर ये R+1 है तो इसके पहले की टर्म क्या हो जाएगी, इसके पहले की टर्म एक कम हो जाएगी, TR हो जाएगी। मतलब अगर ये 6th टर्म है तो ये 5th होगी, और अगर ये 6th है तो यहाँ एक टर्म ज्यादा होगी, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, TR+2 मान सकता हूँ। बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये TR+1 है तो ये बात तो तय है कि जो टर्म TR+1 है वो ग्रेटर देन होगी TR से। टर्म की बात कर रहा हूं, मतलब 7, ये 7 है ना, ग्रेटेस्ट है, तो ये टर्म इससे तो ज्यादा ही होगी। क्या बराबर भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, दो टर्म, जो ग्रेटेस्ट टर्म है वो बराबर भी हो सकती है। जैसे आपने मिडिल टर्म में पढ़ा था, मिडिल टर्म में जब आप दो कोफिशिएंट निकालते हैं, है ना भाई, मिडिल टर्म में अगर किसी की पावर, अगर पावर आपके पास ऑड, पावर आपके पास ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, n+1, मतलब 9+1 10 टर्म आ जाएगी। तो यहां से आपको दो मिडिल टर्म मिलेगी। क्या क्या मिडिल टर्म मिलेगी, दो, एक मिलेगी n+1/2 और एक मिलेगी n+3/2। मिलती है कि नहीं मिलती है, दो हाईएस्ट, और यही हाईएस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वो बराबर भी हो सकती है। और इसको क्लियर समझने के लिए, और क्लियर समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो a+b³ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a³ + 3ab² + 3a² b + b³। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a और b की प्लेस पे 1 1 डाल दूं, 1 1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 3 3 1। मतलब देखो, ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म हो गई और इक्वल भी हो गई। मतलब ये कहने का कि ये टर्म इससे बड़ी तो होगी, ये भी हो सकता है कि इसके बराबर भी आ जाए, ये भी हो सकता है कि इसके बराबर भी आ जाए, तो हमने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया, पहला केस। और क्या कर सकते हैं, अब इसी तरीके से इसमें भी हम बोल सकते हैं कि या तो TR+1 ये बड़ा होगा इससे, TR+1 बड़ा होगा ना, या फिर क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, तो किसी को भी एक को ले लो, इसको ले लें या इसको ले लें, हम इसको लेकर सॉल्व करते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा। चल, अब यहां पर लगा देता हूं मैं मॉड। क्या लगाता हूं, मॉड, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें नेगेटिव का मतलब नहीं, हमें तो न्यूमेरिकली वैल्यू चाहिए, नेगेटिव से हमें कोई लेना देना नहीं, तो मॉड लगा देते हैं, सबसे अच्छा का। नेगेटिव आएगा भी तो हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या करें, देखिए अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे आया है ना, तो आप बने रहें, नहीं कि आप घबरा जाए कर रहे कि आसमान में सुल्तानी हो रहा है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला कैसे आया, उसके बाद तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। अब इसको आप नीचे लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, TR+1। ये जब नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा, TR मॉड में ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब ये टर्म का फॉर्मूला है, किसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पर जरा TR+1 का फॉर्मूला लगा दो, NCR, NCR x⁻n और y⁻r डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r का काम कौन करेगा, r-1, तो जाएगा NCR-1 x⁻n-r-1 और y⁻r-1। कोई डाउट किसी को? अरे भाई TR है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखोगे ना, TR-1+1, तभी तो ये +1 के फॉर्म में बनेगा, तो अब ये r का काम करेगा, ये r का काम करेगा, तो देखो r-1, ये r-1 और ये r-1, ठीक है, इसमें r लिख दो। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, हैरानी भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है। यहाँ पर मैं मॉड लगाता हूँ, दोनों अलग अलग मॉड को मैं एक मॉड में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उसमें परेशान मत होना, सर यहाँ अलग अलग मॉड, ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, ये भी बता देता हूँ मैं। ये फॉर्मूले पे हमें काम करना है। अब जरा इसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको NCR/NCR-1, और यहाँ पर आपको मिल रहा है इस y की वैल्यू r है, मैं इस r को ऊपर ले जाता हूँ तो जाएगा y-r+1, और यहाँ पर ये जो x है x⁻n-r+1, n-r+1, और इसको जब मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, x⁻n+r हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर लगाए मॉड, ठीक है, मॉड लगाए, और इधर क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इस जगह यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बात समझ में आ रही भाई, इसी की प्लेस पर आप ही लिख रहे हैं। अब NCR और NCR-1, अगर कभी भी ऐसी कंसेक्यूटिव टर्म दिखाई दे NCR और NCR-1, तो आपको याद रखना है कि होता है n-r+1/r। NCR/NCR-1 ये क्या होता है, हमेशा ये रिजल्ट आता है, इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हैं।
बताऊं कर लोगे? बताऊं कर लोगे? जल्दी बोलो। चलो बता देता हूँ। ये क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा n माइनस आर, तो माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, सिर्फ इसकी बात बता रहा हूँ मैं। अब ये देखो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब यहाँ पर नीचे कितना बचा आपके पास में n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ बता रहा हूँ मैं। अब ये बड़ी वैल्यू है फैक्टोरियल की, इसको ब्रेक करके यहाँ तक लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास n माइनस आर प्लस 1 और ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये सेम लिखा, नीचे देखो यहाँ लिखा है n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको आप क्या लिख सकते हो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, और यहाँ पर ये और ये कैंसिल, बचा कितना आपके पास n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यही बचा, आ गया n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, वो मैंने बता दिया, लेकिन अब आपको याद रखना है, आगे भी जब जरूरत पड़े तो आपको ध्यान रखना है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये होगा कि हमको वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई NCR, और NCR माइनस 1 की वैल्यू क्या मिल गई है, तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा मैं n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा y रेस्ट पावर r माइनस आर प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा ये x रेस्ट पावर n माइनस आर प्लस 1 माइनस n प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, ये n और n कैंसिल, r और r कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिलता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको मिलता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। इसको देखिए मॉड में ये एक नंबर बनेगा, एक नंबर बनेगा पॉजिटिव नंबर, तो इसको आप बाहर निकाल लें, क्योंकि n तो हमेशा बड़ा होगा r से और r पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो ये एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलता है मॉड में y की पावर 1 और x की पावर 1, y बाय x, और ये क्या मिला ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपको मिल गया एक रिजल्ट, यही मैंने बताया था n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मॉड ऑफ y अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है कि अब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको, भाई आपको y की वैल्यू भी न्यूमेरिकली पता रहेगी, x की वैल्यू भी न्यूमेरिकली पता है, सारी वैल्यू पता है, सिर्फ r अननोन रहेगा। तो जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ वैल्यू इस तरीके से मिलेगी, आपको कुछ वैल्यू मिलेगी k की टर्म से, ये कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर हो सकता है, मतलब इसमें वो नहीं होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक आप नोट करें कि r की वैल्यू आपको मिल गई लेस देन इक्वल्स टू k। चलिए बाकी रब कर दूं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है। क्या, जब भी ये वैल्यू आएगी तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो r की वैल्यू इंटीजर आ जाए, या r की वैल्यू, या तो r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आए, या फिर r की वैल्यू फ्रैक्शन में जाए। सॉरी, मैंने भी आपसे कहा कि r की वैल्यू रियल नंबर नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। या तो पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, या तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन, दो केस बनते हैं। तो पहला केस बनता है, पहला केस, इफ r बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर r इंटीजर को बिलोंग करता है, देन टू ग्रेटेस्ट वैल्यू वी गेट। अगर r बिलोंग करता है इंटीजर को तो हमें दो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलने वाली है। क्या क्या मिलेगी, तो मैं लिखूंगा टी के और एक मिलेगी टी के प्लस 1। बात समझ में आई? भाई r की वैल्यू या तो इंटीजर आएगी पॉजिटिव या फिर फ्रैक्शन में आएगी, दो पॉसिबिलिटी है। अगर इंटीजर आती है, मान लो 5 आया, मान लो 5 आया, अगर 5 आया तो आपको दो पॉसिबिलिटी मिलेगी, या दो ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी, या तो 5 और या तो 6। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर r इंटीजर नहीं आया,
पॉजिटिव इंटीजर नहीं आया तो फ्रैक्शन आएगा, और अगर फ्रैक्शन आया तो आपको देन ओनली वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म विल गेट, है ना, विल गेट न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ओनली वन, क्या, की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्लस वन, टी के प्लस वन, ये टर्म आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कोई प्रूफ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके प्रूफ की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ इसको नोट कर लें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप उलझेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, चलिए कर लिया। अब बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने एक बेस बनाया आपको ये समझ में समझाने के लिए, आपको सिर्फ याद ये रखना है कि n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर मॉड ऑफ y बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर वहां पे सॉल्व करने के बाद आपको r की वैल्यू मिलेगी, और उस r पे डिपेंड करेगा, अगर r पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा तब तो आपके पास टर्म ही आ जाएगी, और अगर आपके पास में r फ्रैक्शन में आ गया तो आपको यहाँ पे लिखना है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है ना क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि अगर मान लो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ब्रैकेट होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए होता है, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है मान लो 3.4 है, ना फ्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको ये 34/10 17/5, तो जब भी डेसिमल में नंबर आएगा दो इंटीजर के बीच में जो भी नंबर होगा, तो ये जो नंबर है ये नंबर जो छोटा इंटीजर है उस तरफ भागेगा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये क्या देगा, मुझे ये देगा। जैसे और एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो 5.9 है, अब 5.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इसका इंटीजर क्या हो जाएगा, बाहर निकल के 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, चाहे वो 99 भी हो तब भी वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे और बात करेंगे। ये भी हो गया, तो याद रखें, आपको याद रखना है कि अगर इंटीजर आएगा तो दो टर्म मिलेगी, और अगर फ्रैक्शन आएगा तो एक टर्म मिलेगी, और मिलेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन, तैयार रहें क्वेश्चन के लिए। चलिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 3 - 5x raised to the power 15 वेयर x इक्वल्स टू 1/5। देखिए यहाँ पर आपको वेरिएबल की भी टर्म दे दी है, यही मैं आपसे बताना चाह रहा था कि अगर आपको वेरिएबल दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही है। कभी कभी आपको सिर्फ ग्रेटेस्ट टर्म कहा जाएगा, लेकिन अगर आपको x की पावर 1/5 दे दिया तो आप समझ जाएंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर मॉड ऑफ y बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से जरा कंपेयर करो आप, यहाँ पर आपको x क्या मिलने वाला है 3, y क्या मिलने वाला है -5 इंटू एक्स, और n क्या मिलने वाला है 15। क्या बात समझ में आई भाई, ये आप किसके लिए देख रहे हैं, ये हम हमेशा याद रखना है, इसके लिए देख रहे हैं x प्लस वाई रेज़ टू द पावर n के लिए। तो यहाँ से x चीज को ले लेंगे, y ये मिलेगा माइनस के साथ, और n क्या मिलेगा 15। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें, n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 15, r अननोन है, r तो फाइंड ही करना है, मॉड y की वैल्यू क्या है -5 इंटू एक्स, x की वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये कितना हो जाएगा 15 और 1 16, 16 माइनस r, और यहाँ पर भी आ जाएगा r -5/3, x की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, x की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है 1/5, तो यहाँ पर आप रखेंगे 1/5, 5 से 5 कैंसिल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या मिल रहा है आपको 16 माइनस r बाय r, यहाँ पर मिला आपको 1/3, ठीक है ना, तो 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका बाद मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस r, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव है और मॉड लगा हुआ है, तो इस मॉड को जैसे आप हटाएंगे तो नेगेटिव भी हट जाएगा, बचेगा 1/3, 1/3 से जाएगा तो ग्रेटर इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में 3r। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4r, तो r की वैल्यू आपको क्या मिलेगी लेस देन इक्वल्स टू 4, क्या मिलेगी लेस देन इक्वल्स। क्या बात समझ में आई, यही तो हम बात कर रहे थे, यही तो हम बात कर रहे थे कि r की वैल्यू 4 है या 4 से कम है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, मतलब r कितना मिल गया हमको 4, r कितना मिल गया हमको 4। अब मैंने आपको बताया था कि इस r के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास टर्म क्या है, तो r एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और हमने लिखा था कि अगर r एक इंटीजर है इसका मतलब क्या है कि आपको दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, दो वैल्यू मिलेगी, क्या क्या, एक तो मिलेगी टी के प्लस 1, टी के मिलेगी, और एक मिलेगी टी के प्लस 1 ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब एक टर्म हो जाएगी आपके पास में T4 और एक मिलेगी T5, ये है आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म, ये है आपके पास ग्रेटेस्ट टर्म।
अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो T4 को आप क्या लिखेंगे, T3 + 1। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R+1 का, वो भी मैं लिख देता हूँ। TR+1 का फॉर्मूला क्या है, TR+1 वो होता है NCR x⁻n - r और y⁻r। तो यहाँ पर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, तो T3 + 1, T कितना हो जाएगा, N कितना है 15 CR, R कितना है 3, X कितना है 3⁻15 - r और Y कितना है -5 × x⁻3। तो T4 कितना हो जाएगा आपके पास 15C3 3 ये कितना हो जाएगा 12, और देखिए -1⁻3 और ये 5⁻3, और यहाँ पर x की प्लेस पर आपको क्या, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5 × x कितना दे रखा है 1/5 ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेगेटिव की पावर 3 नेगेटिव, तो फोर्थ टर्म आपको मिलती है -15C3 3⁻12। ये है आपके पास में फोर्थ टर्म। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। यार आप कर दो, समझ में आ गया होगा। फिफ्थ टर्म भी आप निकाल लेंगे। अब फिफ्थ टर्म निकालने में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, फिर भी बता देता हूं मैं। फिफ्थ टर्म को आप क्या बोलेंगे, T4 + 1, मतलब NCR x⁻r x⁻n - r और -5x⁻r। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15C4 3⁻11। यहाँ पर आपने रखा x कितना 1/5, तो वो कैंसिल हो जाएगा, -1 1⁴ मतलब ये हट जाएगा, क्या आ गया आपके पास फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म और फोर्थ टर्म ये दोनों ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। ठीक है, तो नोट करें इसको। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ 7 - 5x⁻11, यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको भी हमें उसी तरीके से करना है, ग्रेटेस्ट टर्म बताना है। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगी तो फॉर्मूला क्या लगाना है, n - r+1/r mod of y/x > 1। यहाँ पर तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, x + y⁻n से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए n क्या मिल गया, n मिल गया आपको 11, x की प्लेस पर 7 लिखेंगे और y की प्लेस पर लिखेंगे -5x। ठीक है, जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करें, n की प्लेस पर कितना लिख रहे हैं आप 11, तो ये हो जाएगा 11 - r+1/r मॉड ऑफ y की प्लेस पर लिख रहे हैं आप कितना 7, y कितना है, y है आपके पास में -5x, यहाँ पर लिख रहे हैं -5x और x की प्लेस पर लिख रहे हैं आप 7। ठीक है, ग्रेटर देन = 1। अब ये कितना हो जाएगा 11 और 1 12, 12 - r/r, ये -5/7, x की प्लेस पर क्या रखना है आपको 2/3, x की वैल्यू क्या दे रखी है 2/3, तो यहाँ पर रखा आपने 2/3 ग्रेटर देन = 1। कितना हो जाएगा ये 12 - r/r, ये हो जाएगा आपके पास में -10/21 ग्रेटर देन = 1। मॉड लगा हुआ है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से बाहर, मॉड से बाहर निकलेंगे तो कितना हो जाएगा 12 - r/r × 10/21 ग्रेटर देन = 1। इस टर्म का तो मल्टीप्लाई कर दो और इस 10 का कर दो, तो कितना हो जाएगा 120 - 10r ग्रेटर देन = 21r ग्रेटर देन = 21r। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 ग्रेटर देन = 31r, ये कितना हो जाएगा 120/31 ग्रेटर देन = r। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, 3 बार, ये हो जाएगा आपके पास में 3 हो जाएगा 93, ये कितना हो जाएगा 17 है ना, 10 में जाएगा 7, 11 2 27। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हैं 31 327 ग्रेटर देन = r, यही तो आया, ये आएगा ना। यार देखो ये कितना हो जाएगा, ये 93 और ये 93 + 27 128/3, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब क्या ये एक इंटीजर है, नहीं है, ये तो एक फ्रैक्शन है, ये तो एक फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन है और मैं इसको लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 3.9 के समथिंग, क्या लिख सकता हूँ मैं 3.9 के समथिंग लिख सकते हैं, है ना। अब आगे पीछे जो भी हो, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट इतना ही होगा। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया। क्या करा हमने, वही फॉर्मूला लगाया n - r+1 का, और उसको हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद हमको r की वैल्यू। अब
तो अब कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर आप देखें कि हम जानते हैं कि हमने अभी पढ़ा है कि अगर r की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तब हमें जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली टर्म मिलेगी, तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली टर्म जो मिलेगी वो मिलती है t ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k प्लस वन, t ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस वन। तो ये कितना हो जाएगा, t ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3.9 प्लस वन। और मैंने आपको बताया था कि 3.9 का मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में कहीं पर भी नंबर हो तो वो भागेगा किधर, ग्रेटेस्ट में छोटे इंटीजर की तरफ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा t3 प्लस वन, मतलब आपको मिल रहा है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म जो है इस बार आपको देगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। क्या बात समझ में आ गई? क्या आपको क्लियर हो गया? ठीक है ना। अगर आपको फ्रैक्शन में आता है तो आपको क्या रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस वन, और ग्रेटेस्ट कितना है, ये 3 प्लस वन 4। अब आपको टर्म निकालना है तो आप टर्म निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म को आप लिखेंगे t3 प्लस वन, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, NCR x रेज़ टू पावर n माइनस r y रेज़ टू पावर r। काफी बार हो चुका है। n कितना है 11CR, r कितना है 3, और x रेज़ टू पावर n माइनस r, और y रेज़ टू पावर r, y रेज़ टू पावर r। सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 11C3 7 रेज़ टू पावर 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -5 इंटू एक्स की प्लेस पर आपने रखा 2/3 रेज़ टू पावर 3। ये हो जाएगा 11C3 7 रेज़ टू पावर 8, नेगेटिव की पावर ऑड है तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10/3, और यहाँ पर आ जाएगा। ये है आपके पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो कि बनती है 4। समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या, n माइनस आर कहाँ गया हो, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर मॉड ऑफ y बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए सिर्फ थ्योरी समझने में समय लगा हमें, अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट, इसको नोट करें फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 4 प्लस 5x रेज़ टू 20 व्हेन x इक्वल्स टू 1/3। अब हमसे क्या बोला है, अब हमसे सेकंड लार्जेस्ट टर्म बोला है, मतलब एक तो लार्जेस्ट और हमें बता रहा है सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट भी तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब हमें पहले लार्जेस्ट टर्म मिल जाए, ठीक है ना। तो तरीका वही है, पहले हम ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे, और ग्रेटेस्ट टर्म को फाइंड आउट करने का तरीका हम फॉर्मूला जानते हैं, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर मॉड ऑफ y बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपको याद हो गया होगा अब तो फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पर आप देखें जरा, अब ये देखिए इसको हम इससे कंपेयर करना है x प्लस वाई की पावर n से। यहाँ पर x का काम कौन करेगा 4, y का काम कौन करेगा 5x, और n का काम कौन करेगा 20। पहले सब्स्टिट्यूट करें, n कितना है 20, तो 20 माइनस आर प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा r, मॉड ऑफ y की प्लेस पर आप क्या लिखेंगे 5x लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे x की प्लेस पर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी कहा है आपसे, x की वैल्यू यहाँ पर कितना बोला है आपसे 1/3, तो यहाँ पर आपको क्या रखना है 1/3, तो 20 और 1 ये हो जाएगा 21 माइनस r बाय r, ये हो जाएगा 5/4 इंटू एक्स की प्लेस आपको 1/3 कहा है तो ये रख दिया आपने 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 21 माइनस r बाय r, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 5/12, ठीक है ना। मॉड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। अब सॉल्व कर लो जल्दी से इसको, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो और 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 105 है ना, 21 का 5 से तो 105, ये हो जाएगा -5r, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 12r। इस r को उधर ले गए तो हो जाएगा 105 ग्रेटर देन इक्वल टू 17r, ये हो जाएगा 105 अपॉन 17 ग्रेटर देन इक्वल टू r, इस तरीके से। अब जरा इसको डिवाइड करो, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपने 70 से डिवाइड करा 105 कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 36 42, यहाँ पर 4 4 6 10, 102 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 3, सही है ना भाई। 7 से 42, 42 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 4, तो 6 और 4 10, तो यहाँ से ये इतना आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 17 6 और 3, ऐसा ही आएगा ना भाई ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर या तो ये इसको ऐसा लिख दो, और मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि 6.2 या 3 या 1, 6.1
ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 जो भी है उसकी अप्रोक्सीमेट यहाँ पे लिखना है ना, 1 लिखो या 2 लिखो, मैं मान लेता हूँ 1, मतलब ऐसा लिखो, फ्रैक्शन में आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आया, हम जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन में आया तो क्या होता है, मतलब इंटीजर अगर नहीं है तो, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर एक ग्रेटेस्ट टर्म पॉसिबल है, और उसको हम कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म से। यहाँ पर करता हूं मैं इसको, अगर हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो है यार आर नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, आर इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, तो हमारे पास न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या मिलने वाली है, टी के प्लस 1, ये मिलेगी टी के प्लस 1। अब यहाँ पर टी के प्लस 1 क्या हो जाएगा, टी यहाँ पर 6.1 प्लस 1, तो 6.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में बाहर निकले कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 मतलब 7, मतलब सेवंथ टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट है। सेवंथ टर्म क्या है, ग्रेटेस्ट टर्म है सेवंथ टर्म। अगर सेवंथ टर्म ग्रेटेस्ट है तो सेकंड लार्जेस्ट पूछा है हमसे क्वेश्चन में, तो सेकंड लार्जेस्ट पूछा है। अगर सेवंथ टर्म ग्रेटेस्ट है का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो सेकंड लार्जेस्ट होगी वो क्या होगी, भाई सेकंड लार्जेस्ट, अगर सेवंथ टर्म लार्जेस्ट है, इफ सेवंथ टर्म इज लार्जेस्ट देन सेकंड लार्जेस्ट टर्म विल बी या तो 6 होगी या फिर 8 होगी। भाई अगर ये लार्जेस्ट टर्म है तो इसके इधर की सेकंड लार्जेस्ट हो सकती है या फिर इसकी इधर की, दोनों में तो कुछ भी हो सकता है। तब हमें बताना है कि वो 6 है या 8 है। क्या यहाँ तक समझ में आया, सेवंथ टर्म लार्जेस्ट, अब वो कह रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट क्या, तो या तो इधर की टर्म लार्जेस्ट होगी या इधर की होगी, अब वो कौन सी वो हमें देखना है, या तो 6 या तो 8। तो इसको हम इस तरीके से निकालते हैं कि भाई मान लो T8 बाई T6 कर लिया या T6 बाई T8 कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। T8 बाई 6 करो या T6 बाई T8 करो, उससे कोई दिक्कत नहीं। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाओ, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या, TR प्लस 1 NCR x की पावर n माइनस आर वाई एस की पावर r, ये फॉर्मूला लगाओ, काफी बार लगा चुके हैं अब हम ये फॉर्मूला। n कितना है 20, तो 20CR, अच्छा यहाँ पर r का काम कौन करेगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 प्लस, तो यहाँ पर r का काम कौन करेगा 7, तो 20CR x रेस्ट टू पावर n माइनस आर मतलब 20 माइनस आर, और y रेस्ट टू पावर r, तो r कितना है 7। क्या बात समझ में आई, ये 6 टर्म है, तो यहाँ पर NCR, r का काम कौन करेगा 5, x कितना है भाई, x है यहाँ पर 4, तो 4 रेस्ट पावर n माइनस आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 5x रेस्ट पावर r मतलब 5, ठीक है, समझ में आ गया, ये 8th टर्म और ये 6th। अब इसको जरा आप कैलकुलेट कर लें, आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाएगा। तो T8 बाई T6 इक्वल्स टू 20C7, जरा इसको सॉल्व करो, तो मैं लिखूंगा 20 फैक्टोरियल 20 माइनस 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। अब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो 50 बार लिख चुका हूँ मैं, तो मेरा मन नहीं मानता है, पता नहीं आप लोग अभी तक याद करा फिर कंफ्यूज रहोगे। ये फॉर्मूला लगाना है एनसीआर का, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, यहाँ पर भी लगेगा एन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी आर फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू की बात करें तो 4 रेस्ट टू पावर 13 की बात करें तो 4 रेस्ट टू पावर 15, इसकी बात करें तो 5 रेस्ट टू पावर 7 और x रेस्ट टू पावर 7 की बात करें तो 5 रेस्ट टू पावर 5, और इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इतना सारा करने के बजाय इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ कि 5x ये ऊपर जाएगा ना, 5x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5x की पावर, हो जाएगा 5x, ये ऊपर जाएगा 7 माइनस 5, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलो और यहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर करके देख लेते हैं क्या आगे। देखिए 20 से 20 कैंसिल, T8 बाई T6, 20 से 20 कैंसिल, 20 माइनस 5 15, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 15 फैक्टोरियल और यहाँ आएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर नीचे कितना है 20 माइनस 7 मतलब 13 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, जाएगा 13 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा 7
और यहाँ पर देखिए ये 4 नीचे आएगा तो यहाँ नीचे आ जाएगा आपके पास 1/4 है ना भाई। 15 ये है, ये नीचे आएगा तो 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा 5x, तो ये 5 और x की प्लेस पर क्या लिखूंगा मैं 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/3 और इस पे पावर क्या है पावर। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, T8/T6 तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ब्रेक करके 13 तक लाना है तो 15 14 13 फैक्टोरियल, फिर रुक जाना है, इनटू इसको सेम लिखा रहने दो, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब 7 है ऊपर 5 है, इसको ब्रेक करके 5 तक लेकर आओ, 5 फैक्टोरियल, ये नीचे आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 5/3, 5/3 की पावर 2, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल कैंसिल, T8/T6 बचा इक्वल्स टू, यहाँ पर बचा आपके पास 15 इंटू 14, नीचे बचा 17 इंटू 6 इंटू 1/16 इंटू 25, 5 5 25 और 3 3 9, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, ये 6 3 3 6, यहाँ पर 5 और ये 7 बजे 7 7 2 14, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या मिलता है आपको T8/T6 5 इंटू 25 125, 5 इंटू 25 125 और नीचे कितना आ जाएगा 6 9 जा 72 54, सॉरी 6 9 जा 54, यहाँ पर 5 9 ये 144, ये आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया कुछ समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया होगा मेरा ख्याल से, कोई इतनी टफ चीज़ नहीं। सबसे पहले हमने ग्रेटेस्ट टर्म निकाली n - r + 1/r mod of y/x greater than equal to 1 से। जब हमको मिल गया कि हाँ भाई 7th टर्म लार्जेस्ट है, तो हमने कहा कि भाई या तो 6 या तो 8, दोनों में से एक टर्म है सेकंड लार्जेस्ट। अब हम यही चेक कर रहे हैं कि 6 है या 8 है, तो उसको करने का तरीका ये है कि T8/6 कर लो या T6/T8 कर लो, तो सॉल्व करके आप एक नंबर आपको मिलता है। अब आपको नंबर मिलता है तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, 1 से ज्यादा या 1 से कम, 1 से ज्यादा या 1 से कम, तो भाई डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है तो 1 से कम आएगा, मतलब 0.8 या 0.9 आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर लिखूंगा T8/T6 1 से कम आएगा, T8/T6 1 से कम आएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा T8 ये हो जाएगा लेस देन T6। क्या समझ में आया? T8 बड़ा, T8 छोटा है T6, T8 छोटा है T6 से, T6 बड़ा है, मतलब सिक्स्थ टर्म विल बी सेकेंड लार्जेस्ट टर्म। तो मेरा जहां तक अंदाजा है, मैंने तो अपनी तरफ पूरी कोशिश करी है आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझाने की, एक्सप्लेन करने की। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो अगर आपको समझ में आया तो आप बड़ा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके से आज हमारे 9 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू।